हेलो, एक मिनट, आने लगी। हेलो, ठीक है। ओके। क्या हुआ था? वो कहाँ है इसका? वो तो चले। आई थिंक सो कि आवाज आ रही है बच्चों? एक बार कमेंट तो करो, वॉइस आ रही है कि नहीं? चलो, एक बार सब लोग कमेंट कर दो फटाफट से वॉइस के लिए। हम्म। अ, आज लेट कैसे हो गए सर जी? अर्जुमीना, लेट इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो कि सर जल्दी आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, तो मैंने कहा मैं जल्दी नहीं आऊंगा, है ना। अब मैं लेट ही आऊंगा क्योंकि आप लोगों को सर क्लियर है। ओके, थैंक यू। आप लोगों को क्या है ना, बार बार बोलते हो मुझसे आप कि सर जल्दी, आप जल्दी आ जाते हो, जल्दी आ जाते हो, 3 मिनट जल्दी आ गए, 2 मिनट जल्दी आ गए। अब आप लोगों की शिकायतें बहुत होती हैं, इसलिए मैंने कहा कि अब आराम से तसल्ली से चलूंगा, जिससे बच्चों को ऐसा ना लगे कि सर जल्दी आ जाते हैं, 5 मिनट पहले आ जाते हैं। तो अब मैं 5 मिनट लेट आता हूं, हालांकि थोड़ा सा भी वॉइस का प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई क्लास। थोड़ा 7:05 पे, 7:04 पे मैं शुरू कर देता हूँ उसका। अब ये मत कहना मुझसे कि सर फिक्स 7 बजे क्यों नहीं करते हो भाई, फिक्स 7 बजे। तो अब ये चीजें तो पॉसिबल है मशीनरी के साथ। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति जब कोई काम करता है तो हाँ, वो अपने समय को अपने हिसाब से चलता है। शिकायत तो तब भी है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि शिकायत तो हमेशा रहेगी, जल्दी आने पर भी और लेट जाने पर भी। इसीलिए शिकायतों पर ध्यान मत दो, काम पर ध्यान दो। मैं ऐसा मेरा मानना है। सर आज मैं दूसरी क्लास में 2 बार पूछ कर आ गई कि भूपेंद्र की क्लास है या नहीं। ओके ओके ओके, बिल्कुल कोई बात नहीं। राधे राधे बच्चे। तो चलो चलते हैं आज के इस प्रयाग में, और हम देख पा रहे हैं कि बेस्ट एमसीक्यू भी मैं लेकर आया हूँ। रीट 2025 का आप देख सकते हो, क्या शानदार हमने लग रहा है। तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, और हम चलते हैं आज की क्लास पे। प्रश्नों को बड़े मजेदार तरीके से करेंगे और आराम से करेंगे, भड़बड़ाना नहीं है, चीजों को सीखते हुए करेंगे, समझते हुए करेंगे, ठीक है। आपके सामने एक प्रश्न दिया है और प्रश्न में लिखा हुआ है, आपने बताना है चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा होता है मित्र। और यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची आपको पहचानना है, फटाफट से कमेंट करके बताइए सर। थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। आप सभी को अच्छी लगनी चाहिए, और लगती भी है, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। चलो, तो यहां पर याद रखना चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। विशंभर जो है वो श्री हरि विष्णु को कहा जाता है, तो ये तो विकल्प नहीं होगा, ठीक है। विशंभर तो विष्णु जी को कहते हैं, तो ये नहीं हुआ। प्रभाकर जो है वो सूर्य को कहते हैं, और मधुकर जो है वो भ्रमर को कहते हैं, यानी भौरे को कहते हैं। तो इनमें से तो ना तो ये हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ। कलाधर बिल्कुल चंद्रमा को कहते हैं, और कलाधर के अलावा अगर आप चंद्रमा के पर्यायवाचियों की लिस्ट देखोगे तो चंद्रमा को हम जो है वो शशधर भी कहते हैं। चंद्रमा को आप शशि कह सकते हो, चंद्रमा को आप राकेश कह सकते हो, चंद्रमा को आप शशांक कह सकते हो, चंद्रमा को आप मृगांक कह सकते हो, चंद्रमा को आप मयंक कह सकते हो, चंद्रमा को आप इंदु और विधु कह सकते हो, चंद्रमा को जो है वो आप हिमांशु कह सकते हो, हिमांशु कह सकते हो, चंद्रमा को जो है आप सुधाकर कह सकते हो, और चंद्रमा को आप जो है वो रजनीकांत कह सकते हो, चंद्रमा को जो है आप वो निशापति कह सकते हो, चंद्रमा को जो है आप वो हिमकर कह सकते हो, और चंद्रमा को जो है आप महताब कह सकते हो। तमाम ऐसे पर्यायवाची हैं, अनगिनत पर्यायवाची हैं, भर दो, ठीक है। और कलाधर भी कहते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न ये रहा, उपसर्ग का विलोम बताना है क्या होता है। उल्टा बताओ जरा, उपसर्ग का विलोम क्या होता है। बड़े अच्छे प्रश्न हैं और सरल से प्रश्न हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न आए हुए हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, सारे के सारे आए हुए हैं। शर्मा जी कहाँ रह गई? हाँ भाई, शर्मा जी का अपना विचार है, हो सकता है रह गई हो कहीं, लेकिन आएगी तो आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शर्माना तो सही, राइट और सही, क्या इशू आ रहा है। चलिए चलिए, राधे राधे बच्चे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उपसर्ग का विलोम शब्द क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। उपादान तो नहीं होगा, मंगल का मंगल होता है, मंगल भवन अमंगलहारी, है ना। विरक्त नहीं होगा, याद रखना, आसक्त का विरक्त होता है।
उपसर्ग का जो विलोम होगा वो प्रत्यय होगा। क्या होगा? उपसर्ग का जो विलोम होगा वो प्रत्यय होगा। तो यहां हम इसको लगाएंगे। अभी देखो आ गया, ये डेली आ जाता है। महेंद्र गोरा विकल्प बी चुना है। इंदु राधे राधे बच्चे, आप सभी लोग आ जाते हो, बहुत ही और प्यारे तरीके से क्लास को लेते हो। बस सेशन को यार साथ साथ में लाइक करते हुए चला करो ना, जब आते हो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेशन को ना उसी समय लाइक कर दिया करो आप, तो है ना, साथ साथ में चलते रहना चाहिए सारी चीजें, है ना। जुड़ते रहे हम, कारवा भी बनता रहेगा। हौसले ना सही, है ना, हौसले ना सही, हौसला तो मिलता रहेगा। और सफर जारी है मेरी मंजिल तक पहुंचने का है दोस्त, सफर जारी है मेरी मंजिल तक पहुंचने का है दोस्त, कोई ना कोई मिलेगा तो सिलसिला चलता रहेगा। सर बहुत लेट हो गए हो। अभी लेट कहां हो गए हैं यार, कब से क्लासेस चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार, और तीसरा प्रश्न देखिए एक बार। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको यह पहचानना होगा कि कुल नीरज किसे कहते हैं? कमल को ही कहते हैं। राजीव और अरविंद भी कमल को कहते हैं, लेकिन गिरीश जो है वो कहते हैं पर्वतों के राजा को, यानी नगपति को। और नगपति किसे कहते हैं? तो गिरीश कहते हैं हिमालय को। किसको कहते हैं? हिमालय को कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। जो गिरों के ईश है वो हिमालय पति या पर्वतराज, पर्वतपति और गिरीश, ध्यान रखना, है ना, गिरीश। अब मैं बात करता हूं, यहां पर अरविंद, राजीव और नीरज ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। अगर मैं कहूं कि कमल के कुछ पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, तो बहुत सारे पर्यायवाची, आप कुछ मत करो। नीर का मतलब होता है जल, इसके साथ जा जोड़ दो। वारी का मतलब होता है जल, इसके साथ जा जोड़ दो, ठीक है। अंबु का मतलब होता है जल, इसके साथ जा जोड़ दो। अंभ का मतलब होता है, अंभ का मतलब होता है जल, इसके साथ जा जोड़ दो, अंभोज। पय का मतलब होता है जल, इसके साथ जा जोड़ दो, पयोज। सलिल का मतलब होता है जल, इसके साथ जा जोड़ दो, समझ रहे हो। तोय का मतलब होता है जल, इसके साथ जा जोड़ दो। यानी पानी के पर्यायवाचियों के साथ अगर आप केवल जा जोड़ देते हैं, केवल क्या जोड़ देते हैं? जा जोड़ देते हैं, तो ये समान पर्यायवाची जो किसके हो जाएंगे? कमल के हो जाएंगे। ये भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, ए स्वर का प्रकार बताना है कि ये किस प्रकार का स्वर है। ह्रस्व स्वर कहते हैं इसे, या दीर्घ स्वर, या मूल स्वर, या संयुक्त स्वर। बहुत सोच समझ कर देना। ह्रस्व स्वर इसको नहीं कहते, ना ही मूल स्वर, क्योंकि ह्रस्व और मूल एक ही होते हैं। दीर्घ स्वर भी इसको नहीं कहते। एक्चुअल में ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। अगर आप लोग इसका विकल्प डी लगाना चाहते हैं तो आप एकदम सही रास्ते हैं, आप सही रास्ते पर हैं। राधे राधे। रुद्राक्षी, क्या नाम है इसका, कौन है ये? राधिका लिखा है, क्या लिखा है कि रुद्राक्षी लिखा है? राधे राधे बच्चे। तो यहां पर आप देखना है, अब देखो ध्यान से जरा, बहुत मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। संयुक्त स्वर जो होते हैं ना बच्चे, वो चार होते हैं। एक तमाम बार प्रश्न आया और पूछा गया है कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो ए अ और ओ औ, इन चार स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। और उसका कारण है क्योंकि ये अलग अलग स्वरों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर में भी विभाजन करोगे तो ये वाले तो कहलाएंगे गुण स्वर, और ये वाले कहलाते हैं वृद्धि स्वर, ठीक है। हालांकि ये चारों ही संयुक्त स्वर होते हैं, लेकिन ए और ओ कहलाएंगे गुण स्वर, और ए आई और औ कहलाते हैं वृद्धि स्वर। यहां तक अच्छे से पढ़ लो। हाँ रुद्राक्षी, समझ तो गया था मैं, थोड़ी सी राइटिंग स्टाइलिश है तुम्हारी। हाँ ट्रेंड है, अच्छी राइटिंग है, लेकिन निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। हम सब जानते हैं कि तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत के शब्द। अच्छा, संस्कृत का शब्द कौन सा हो सकता है? कपूत संस्कृत का नहीं है, कुपुत्र है, कुपुत्र शब्द है। कोयल भी नहीं है, संस्कृत में कोकिल बोलते थे, कोकिल या संस्कृत का ही शब्द होता है कोकिला, ये संस्कृत शब्द है। धर्म भी नहीं है, संस्कृत में धर्म ऐसे लिखा जाता है। अब जब तीनों ही संस्कृत के शब्द नहीं है तो हमारे पास फिर एक ही विकल्प बचता है, और वो है विकल्प ए, यानी घोटक। अच्छा, घोटक अगर संस्कृत शब्द है तो मित्र इसको हिंदी में क्या कहते होंगे? तो इसको हिंदी में कहते थे घोड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़ा। पढ़ा है ना, लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा, घोड़ी की दुम पर मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा
दुम दबा के दौड़ा। तो यहां पर आप परफेक्टली इस चीज को समझेंगे। छठवां प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन एक लोकोक्ति है और उसका अर्थ आपको पहचानना है। लोकोक्ति क्या कहती है? एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा आपकी दृष्टि से? नीतू राठौर, बाय सर बच्चे, बाय, राधे राधे। अब देखो जरा, करेला शब्द अगर लिखा है तो हटा दो, करेला जहां पर भी लिखा है हटा दो। दो में से ही आंसर होगा, बुरे की बुरी संगत में पढ़कर और बुरा हो जाना, हाँ ये हो सकता है। गुणे की अच्छी संगत में पढ़कर और गुणमट हो जाना, एक्चुअल में ये निगेटिव वर्ड है। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। करेला कैसा होता है? कड़वा। तो कड़वे व्यक्ति के लिए हम क्या लगाएंगे? विकल्प डी का चुनाव करेंगे। राइट, बिल्कुल सही कहा मैंने। ठीक है, तो यहां हम विकल्प डी लगा देंगे राधिका। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया, बिल्कुल सही है। हम पहुंचते हैं हमारे 7वें प्रश्न पर। आपको बताना है इनमें से कौन से शब्द को हम सही मान लें। बताओ जरा, इसको बता के जाओ एक बार, आखिरी बार। नीतू भी कमेंट करेगी। नीतू, अरे एक नीतू नहीं आई तो तू क्यों भग रही है? उससे क्या कंपटीशन है? बताओ फटाफट से। तो यहां पर कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि टाइपिंग में एक भी विकल्प जो है वो मैच नहीं खा रहा है। उज्जवल अगर लिखना ही है तो ऐसे लिखना है, ये अलग से मैं लिख कर दे रहा हूं, ऑप्शन बना रहा हूं दूसरा ई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। आपको पता है राजस्थान में रीट का जो एग्जाम है वो 27 और 28 फरवरी को होना है। वहीं राजस्थान में पटवार जिसे हमारे यहां लेखपाल कहते हैं, लेखपाल, और मध्य प्रदेश में पटवारी कहते हैं। इसकी भर्ती आ गई है 2025 भर्ती। ठीक है, 2025 की भर्ती आई है। पद अगर देखे जाएंगे तो लगभग 2020 पद स्वीकृत हुए हैं। योग्यता स्नातक रहेगी, ध्यान रखना, राजस्थान में निकले हैं। योग्यता स्नातक प्लस राजस्थान के बालकों के लिए सीईटी, वो भी कौन सी? ग्रेजुएट लेवल, है ना? तो वो ग्रेजुएट लेवल सीईटी रहेगी, ये ध्यान रखना। प्लस ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। ठीक है, और एज रहेगी 18 से 40। ये कहानी है पूरी। तो इनके लिए भी तैयार हो जाओ, और इसके लिए भी हिंदी के लगभग 25 प्रश्न आएंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। तो आप जो है ऐसे एग्जाम्स की भी ध्यान रखना, जो भी राजस्थान के और राजस्थान के बाहर के लोग हैं। अगर राजस्थान के बाहर के लोग हैं वो तो जनरल कैटेगरी में देख पाएंगे, और जो राजस्थान के लोग हैं वो अपने आरक्षण के हिसाब से देख पाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां पर विकल्प लगा दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संधि विच्छेद। विराट सैनी, नहीं बच्चे मैंने देखा नहीं, आप अभी अभी आए हो ना, इसलिए कोई बात नहीं। अरे मैं नाराज क्यों होने लगा भाई? मैं कभी नाराज नहीं होता आप लोगों से, आप तो भाई बड़े प्यारे लोग हैं। फॉर्म भरे जाएंगे बच्चे 22 फरवरी से, कल से फॉर्म भरे जाएंगे और 23 मार्च तक भरे जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म भरना, गलती ना होने पाए। और परीक्षा का भी तिथि घोषित हो चुकी है। परीक्षा जो होगी इसकी वो होगी 11 मई को। ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि परीक्षा जो है वो 11 मई की है। तो फिक्स कर दिया सब कुछ बेटा, है ना? संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, दुस्संधि, दुहधन संधि लिखा है, दुस्संधि लिखा है। ठीक है, कोधन अपि, काधन अपि से को अपि बनता है शब्द। ठीक है, सही लिखा हुआ है। लंबोष्ट, लंबधन ओष्ठ से बना हुआ है। लंबधन ओष्ठ, पावक पौधन अक से बना है। यही गलती है, बाकी सारे सही हैं। एक विकल्प डी मैंने पहचाना जो गलत है। किसको लगता है 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सबका गलत। 8वें प्रश्न का नहीं, को अपि सही लिखा हुआ है। काधन अपि से को अपि बनता है और सही लिखा हुआ है। गलत क्यों है बताता हूं। यहां पर आप देखोगे तो पापे कौन सा स्वर लगाया, आप कहोगे बड़ा, और उसके बाद क्या है वाह। इसके लिए मात्रा जो है ये वाली आती है, जबकि पापे यहां पर कौन सी लगी है देख लो। यहां पर 2 मात्राएं आनी चाहिए थी, लेकिन 1 मात्रा है, ये गलती है, इसको पकड़ना था तो आपका सही हो जाता। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा। निम्न में से शुद्ध बताना है आपको कि शुद्ध रूप कौन सा है। अंजलि ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चे, अंजलि लिखने का तरीका आप देख लीजिएगा। अंजलि में ला पर जो है वो लघु ई का स्वर आता है। कालिदास भी ऐसे नहीं लिखा जाता। कालिदास की शुद्ध वर्तनी जो है वो इस प्रकार लिखी जाती है।
और शाप भी ऐसे नहीं लिखा जाता, एक्चुअल में साप शब्द ये होता है, ये श्राप बना दिया है, गलत वर्ड है ये। अहिल्या ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोगों ने जो विकल्प चुनना है वो ऑप्शन सी चुनना था। 9वें प्रश्न का सही उत्तर अगर कोई चुन सकता है तो विकल्प सी। तो देखते हैं कि कौन कौन ऐसे हैं जो सी। भाई मेंस की क्या तैयारी करनी है? अगर आपके दोनों पास हैं, आप पटवारी की तैयारी करो, आप रीट की तैयारी करो, रीट दो। अगर आपके पास अगर बीएड है, बीएसटीसी है तो रीट दो, वरना पटवारी की वैकेंसी आ रही है, 83 फॉर्म भर लो और भयंकर तरीके से तैयारी कर लो। 2020 वैकेंसी है, 100% हो जाएगा विकास विराट, ठीक है, ध्यान रखना। चलो 10वां प्रश्न देखिए एक बार दोस्तों। आंख उठाकर ना देखना का सही अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना आंख उठाकर ना देखना, पल के बंद करना, आंख ना खोलना, उपेक्षा करना, तपस्या करना। ना तो तपस्या करना होगा, ना आंख खोलना, ना पल के बंद करना। आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका मतलब समझते हो? अगर किसी को कोई निगलेक्ट करता है ना तो वो ऐसे करता है, उपेक्षा करना, है ना। अब नागवार है वो शख्स मुझे जिसके लिए कभी दुआएं मांगा करते थे, तो बस वही है, आंख उठाकर ना देखना यानी निगलेक्ट करना, ध्यान रखना है। तो विकल्प हम यहां पर सी लगाएंगे। सर डी को सही करिए। किसमें? तपस्या करना, इसमें 10वें में, 10वें का नहीं, सी होगा 10वें का, तो डी नहीं होगा। क्लियर? तो 10वें का क्या करना है? सी करना है। 9वें का डी करना है क्या? नहीं नहीं, अहल्या सही लिखा हुआ है एंड शाप सही नहीं है। अहल्या ऐसे ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। अहल्या को अगर आप ऐसे लिख पा रहे हो तो गलत है, अहिल्या नहीं होता शब्द, ध्यान रखना, ये गलत है। अहल्या शब्द शुद्ध है, ये ध्यान रखना है ना, ये सही है, ठीक है। ऑन बोर्ड बता रहा हूं, ध्यान रखना, इस चीज को चेक कर लेना एक बार, कोई इशू नहीं है। डंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? डंडा, बहुत सारे डंडे नहीं, डंडे होगा, बहुत सारे डंडे नहीं, डंडे होता है, ध्यान रखना। तो विकल्प ए चुनेंगे। 12वां प्रश्न है, बिछुआ का अर्थ क्या होता है? बिछुआ, तो बिछुआ शब्द किसके लिए आता है? बिछिया के लिए, विजहा के लिए, बिच्छू के लिए या छुरू के लिए, छुरी के लिए। तो ध्यान रखना बच्चे, ये बिछुआ शब्द है, बिच्छू शब्द नहीं है। और वो बिच्छू जो होता है वो एक अलग होता है, उसके साथ आ प्रयोग में होता है, तो इसको बिच्छू के रूप में नहीं लगाना है। एक्चुअल में जो बिछुआ शब्द आता है वो बिछिया के लिए आता है, ध्यान रखना है ना। बिच्छू के लिए जो शब्द आता है वो आता है वृश्चिक, ठीक है, ध्यान रखना, वृश्चिक शब्द आता है, तो ये ध्यान रखना है। सर डी ही होगा प्लीज। अरे किसका, किस प्रश्न की बात कर, इसका ना, अरे 9वें प्रश्न की बात कर रहे हो ना, 9वें प्रश्न की बात कर रहे हो क्या? चलो इसको देख लेना, बाकी का मतलब मेरी समझ में तो मैं जो पढ़ाता हूं और जो पढ़ा है उस हिसाब से तो ये है बेटा, बाकी का देख लेना। अरे 9 का अहल्या सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है अहल्या, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी का तुम चेक कर लो ना, मिस से क्यों सही करवा रहे हो? जो चीज सही नहीं है उसको सही करवा रहे हो कि प्लीज सर लगा दो। आप अपना चेक कर लो एक बार, गूगल है आपके पास, बुक्स हैं, क्रॉस चेक कर लो, बात खत्म। मुझे ही क्यों परेशान करवा रहे हो? अहल्या सही है और सही ही पूछा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सही पूछा है क्या? तो सारे सही थोड़ी ना हो जाएंगे। कालिदास गलत है, शराब गलत है। ओहो ओहो हो, ठीक है 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 ठीक है। ये भी तो गलती है ना, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ठीक है। अरे तो इसमें मुझे क्या लगाना, तुम ही लगा दो ना। अहल्या सही है और मुझे ऐसा लगा कि बाकी सारे, बाकी तो गलत है, साफ साफ दिख रहा है। शुद्ध रूप, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अहल्या सही लिखा है एक्चुअल में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये भी मैंने सही लिखा है, बाकी चीजें सही तो सारी हैं, बस ये जो डंडा है वो यहां लगना था। हाँ ठीक है, यही सही है। अरे तो समझो बात को, लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लो। जब मैंने बता दिया कि श्राप ऐसे लिखा जाता है, कालिदास, सॉरी ये क्या हो रहा है, देखो, जब मैंने बता दिया कि अंजलि ऐसे लिखा जाता है, कालिदास ऐसे लिखा जाता है और शाप ऐसे लिखा जाता है और अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती, होता है कभी कभी ऐसा, है ना। तो ये लाल निशान पर मत जाओ, मैं बता रहा हूं ना, एक्सप्लेन तो कर दिया सारी चीजें। अरे पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया, ध्यान कहीं और है। हाँ यार क्या बताऊं मैं, ध्यान तो बस सच में कहीं और है। चल, निम्नलिखित में से कौन सा देशज उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग है और देशज पूछा है। कंठ लिखा है, बद लिखा है और ऐन लिखा है और सर लिखा है। ठीक है, कठ लिखा है, बद लिखा है, ऐन लिखा है और सर लिखा है। देशज पूछा है, ध्यान रखना।
तो विकल्प बताओ फटाफट से कौन सा होगा। ध्यान रखना सर जो है सरबद, ठीक है, बद फारसी का है, देशज उपसर्ग के रूप में नहीं जानेंगे, और सरबी जो है वो फारसी का उपसर्ग है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। अब ये कैसे बता सकता हूं, सब पूछ लो मुझसे तो मैं, चलो अरे इतनी रहने दो, बाकी का मैं, हाँ जहां पर भी ध्यान है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का तुम लोग बस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। हाँ ध्यान कहीं भी हो, लेकिन मतलब हाँ गलत चीजें नहीं होंगी, वो ठीक है, तुम लोगों ने बोल दिया, मुझे लगा तुम लोग उस चीज को गलत कह रहे हो कि अहिल्या ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो अहिल्या तो सही लिखा था और बाकी के ऊपर से गलत थे, मैं वो भूल गया। कालिदास सही नहीं लिखा था, ना अंजलि ना श्राप, तो मैंने तीनों का बता दिया कैसे लिखते हैं और बात बस खत्म, तो वो ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ इसका आंसर दे लो फटाफट से। ध्यान रखना इसमें जो हिंदी का जो उपसर्ग है वो है पद होगा नहीं और आइन होगा नहीं। जैसे कठपुतली लिखते हैं ना, कठपुतली, कठगराब, कहाँ है सर, सर कम धाम घर है, नहीं ये कैसे पता कि घर है। चलो तो जैसे कठपुतली लिख दिया, कठ गुलाब कहते हैं, है ना। चलिए कटघरा या कटघरा होता है ना, कटघरा, कट गुलाब, तो इस प्रकार बनता है। एक और प्रश्न लिखा है, गुरुतुर में कौन सा प्रत्यय है। गुरुतुर शब्द है गुरुतुर, हाँ वो सही है सबका, ये कोई दिक्कत नहीं। अरे बस करो तुम लोग, क्या मतलब बिल्कुल ही सर, अब महाशिवरात्रि आ रही है इसलिए। गुरुतुर में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय कहां लगते हैं, मूल शब्दों के पीछे लगते हैं, है ना। अब मान के चलिए शब्द हो गया गुर, तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या लगा है, तुर, ध्यान रखना। तो यहां पर आप लगाएंगे तुर, उर नहीं है ना, तो गुरु के साथ क्या लगा है, गुरुतुर शब्द लगा हुआ है, तो गुरु के साथ तुर लगा है, और तुर जो है वो याद रखना प्रत्यय है। टेहो किस पक्षी का नाम है। एक्चुअल में ये एक कह सकते हो, बहुत जगह क्षेत्रों में इसको टेहो भी कहते हैं, एक पक्षी होता है, ये शुभ होता है, और सुबह सुबह अगर कोई इसको देख ले तो बड़ा शुभ प्रतीत होता है। ऑप्शन है नीलकंठ, मयूर, तोता और बुलबुल। तो बताओ टेहो और किसे कहा जाता है। टेहो शब्द है और बड़ा ही प्यारा है दोस्तों, बिल्कुल। तो किसे कहते हैं टेहो, कोई बता पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेस्ट करो आप, है ना, रेस्ट करो। तो यहां ध्यान रखना बच्चे, टेहो जो होता है उसे हम नीलकंठ कहते हैं, है ना। नीलकंठ देखा है किसी ने, नीलकंठ, नीला जिसका कंठ होता है, एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है, ध्यान रखना, तो उसे नीलकंठ कहते हैं। विकल्प ए चुन लेना, सही हो जाएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न देख लो, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित रखते थे। इनमें से किस कालखंड थे वो, भारतेंदु युग के थे, या छायावाद के, या द्विवेदी युग के, या उत्तर आधुनिक काल के। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि थे। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूंगा तो वो छायावाद के थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो द्विवेदी युग यहां पर याद रख लेना, ओके। अगला प्रश्न देख लीजिएगा एक बार, आग में घी डालना मुहावरे का आशय आपको बताना है कि आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आग में घी डालने का मतलब हवन करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता, क्रोध में अंधा हो जाना भी नहीं, क्रोध को बढ़ा देने वाला, है ना, क्रोध को बढ़ावा देना, ये होता है आग में घी डालना, ठीक है। तो विकल्प डी, 17वें प्रश्न का जो विकल्प है वो हम ऑप्शन डी चुनेंगे। अशोक चौधरी बिल्कुल सही आंसर है, श्रेया, आरजू, रुद्राक्षी, सभी के आंसर एकदम सही आए हैं। चलो एक और देखते हैं, राधिका बिल्कुल सही आंसर था। 18वां प्रश्न बताओ जरा, लाल मिर्च में समास कौन सा है। ध्यान रखना, मिर्च जो है वो संज्ञा है और लाल जो है विशेषण। ध्यान रखना, जब भी संज्ञा के साथ विशेषण लगकर आता है तो वो हो जाता है फिर कर्मधारय समास, क्योंकि विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान वाला जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसी संज्ञा जो विशेषता के साथ आएगी उसको हम कर्मधारय में डाल देंगे। जैसे नव युवक, नया है जो युवक, समझ रहे हो। मृग नयन, मृग के समान नयन, तुलना हो गई। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। काली गाय, कृष्ण मृग, कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प।
इस प्रकार के नवोड़ा, नव है जो ऊड़ा, ऊड़ा माने होता है पति, नया जो पति है उसको बोलेंगे। अधमरा, आधा है जो मरा, उसकी विशेषता है। ऐसे ही लाल मिर्च, कैसी मिर्च है? लाल है जो मिर्च। विकल्प क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। 19वां प्रश्न है, अब मैं आलस्य नहीं करूंगा, कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या प्रश्नवाचक? ध्यान रखना, अब मैं आलस नहीं करूंगा यानी किस चीज के लिए कह रहा है? वो किसी चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए मना कर रहा है। आप भी प्रयागराज से हो क्या? हाँ भैया, कल जा रही है टीम प्रयागराज पूरी। तो यहां पर कैसा हो जाएगा? नहीं दिख रहा है आपको सामने, तो यहां पर निषेधवाचक वाक्य ये कहलाएगा। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य कैसे होते हैं? जब तुलना कराते हैं, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि राधा खाना खाएगी तो मैं खाऊंगा। इस प्रकार की कंडीशनल वाक्य। इच्छा वाक्य वाले वाक्य होते हैं जिनमें हम कामना करते हैं कि मैं ऐसी कामना करता हूं कि वो सफल हो, तुम खूब जीते रहो, चिरायु भव, आयुष्मान भव, है ना, मेरा मन है कि मैं पढ़ूं, या मतलब मेरी इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं। इस प्रकार के वाक्य आएंगे। प्रश्नवाचक तो आप जानते ही हो, क्या, कब, कहां, अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रश्न रूप में दिया हो और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आगे लगा हो तो उन्हें हम प्रश्नवाचक के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है, यह चौपाइयां पद्मावत से ली गई हैं, वाक्य में अशुद्धि क्या है, अशुद्धि कहां है, यह भी आपको बताना है। कौन सी जगह आपको गलती दिख रही है यह भी ध्यान रख के बताना है। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ। श्रेया, अभी, फटाफट से बताओ 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्र। अब देखो जरा ध्यान से, यह है चौपाइयां, ठीक है। अब चौपाई होती है, सबसे पहली बात तो याद रखना, पद्मावत से ली गई है। वाक्य में अशुद्धि बताना है। विशेषण संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है या क्रिया संबंधी अशुद्धि है। ध्यान रखना। अब यहां पर बाकी तो सब सही है कि यह चौपाई, ऐसे होना चाहिए था, पद्मावत से ली गई है, तो यहां पर जो संबंधी जो अशुद्धि है वो है चौपाई। और चौपाई ठीक है, चौपाई शब्द जो है वो संज्ञा है, इसीलिए विकल्प बी लगाना, विशेषण नहीं है। यह है चौपाई पद्मावत से ली गई है, क्योंकि यहां पर याद रखना है क्रिया जो है वो एक वचन है, ली गई है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो यह चौपाई पद्मावत ग्रंथ से ली गई है, इस प्रकार होना चाहिए था। सर्वनाम सही है, क्रिया की दिक्कत नहीं है। विशेषण शब्द तो यह चौपाई पद्मावत से ली गई है, इस प्रकार से लगाना है। आगे देखो एक बार, लकड़हारा शब्द उदाहरण किस चीज का है? लकड़हारा कृतवाचक प्रत्यय का है, तो लकड़हारा का मतलब होता है सबसे पहले तो कि ये तद्धित प्रत्यय है, पहली चीज तो। और लकड़हारा होता है जो लकड़ी काटने का काम करता है, उसको लकड़हारा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें जो है वो कौन हो जाएगा? लकड़ी काटने वाला। तो ये जो है वो कौन सा हो जाएगा? कर्तवाचक प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय है, ध्यान रखना। अपत्य बोलते हैं, अपत्य बोलते हैं संतान के लिए, और उनता बोलते हैं नीचे के लिए, जैसे लुटिया, चुईया, इस प्रकार से। और अपत्यवाचक कौन से होंगे? जो संतान का बोध कराए, जैसे जनक से जानकी, जैसे कुंती से कौंतेय, राधा से राधेय, गंगा से गांगेय, इस प्रकार से। कृतवाचक, क्योंकि लकड़हारा क्या हो गया? अपने आप में अब एक व्यक्ति होगा जो लकड़ी काटता है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ये कृतवाचक प्रत्यय हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो विकल्प इसका भी हम ये चुनेंगे। 22वां प्रश्न लिखा है दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पाटल माने गुलाब होता है, पट माने वस्त्र होते हैं, चीर माने भी वस्त्र होते हैं, और अंबर माने भी वस्त्र होते हैं। तो पाटल माने क्या होता है गुरुजी? तो पाटल का मतलब होता है गुलाब। तो यहां हम जो है वो ऑप्शन बी चुनेंगे, क्योंकि पाटल का मतलब गुलाब होता है, यह भी ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न देख लो एक बार, कन्नौजी बोली किसके अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखना, ब्रज भाषा तो अंतर्गत आएगी नहीं, क्योंकि ब्रज भाषा तो खुद एक बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, ध्यान रखना, जिनमें हम कह सकते हैं MBM। MBM का मतलब होता है मगही, भोजपुरी,
एमबीएम और मैथिली, तो ये तो नहीं होंगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, ए, बी और सी। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। अब बची पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं कुल 5 बोलियां। सबसे पहले खड़ी बोली, इनमें से मैच कर लेना, खड़ी बोली। दूसरी लिख देना बांगरू, और बांगरू का मतलब हो गया हरियाणवी, हरियाणवी कहलाती है। फिर हो गया यहां पर ब्रज, फिर हो गया कन्नौजी, और फिर हो गया बुंदेली। तो अब आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो विकल्प है वो कहां होगा। तो ये होगा, क्योंकि पूछा क्या है हमसे पूछा है कि कन्नौजी बोली किसके अंतर्गत आती है, तो हम यहां पर चुनाव करेंगे विकल्प डी का दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। वा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। इस वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा से होता है क्या? नहीं। तालु से होता है? कंठ से होता है? नहीं। हिंदी वर्णमाला की एकमात्र ऐसी ध्वनि है वा जिसका स्थान जो है वो दंतोष्ठ होता है, यानी दंत प्लस ओष्ठ यानी होठ, इन दोनों स्थानों के मिलाने से एकमात्र ध्वनि बोलती है पूरी वर्णमाला में वा। इसीलिए वा पूछा है क्योंकि ये यूनिक है, सिंगल वर्ड पूछा जाता है। तो दंतोष्ठ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। रुद्राक्षी, श्रेया, अभी सभी के आंसर एकदम सही आए हैं। एक और प्रश्न देख लो, चलो एक और प्रश्न देख लो एक बार। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द में से आपको बताना है, शब्द वाक्य है, निम्न में से शुद्ध लिखना था, शुद्ध नहीं लिख पाए वो, कोई बात नहीं, शुद्ध शब्द नहीं होगा, शुद्ध वाक्य बताना है। मुझे यह काम नहीं करना, मेरे को प्रातः उठना अच्छा लगता है, मुझे प्रातः उठना अच्छा लगता है, तो मेरे को हटा दो। हमको, तुमको और श्याम को अवश्य जाना चाहिए, हमें, तुम्हें और श्याम को ये होना चाहिए था। बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, तो से नहीं होगा। यहां पर मुझे यह काम नहीं करना, एक ही सही है और बाकी सारे गलत हैं। यहां 25वें प्रश्न का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? आरजू, अशोक चौधरी, राधे राधे बच्चे, क्लियर है? चलो एक प्रश्न और देखते हैं। बताओ जरा, निम्न में से अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है? आपके सामने सारे के सारे शब्द लिखे हैं। आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, ध्यान रखना। संतोषजनक लिखा है, उपयुक्त सभी अशुद्ध हैं। और पराजिता नहीं होती, पराजिता नहीं होती, याद रखना। पराजिता, उपयुक्त सभी, संतोषजनक। एक संतोषजनक इसमें ठीक है, आध्यात्मिकता अशुद्ध शब्द है। एक मिनट, ये तो सही है, हमको क्या बताना है? अशुद्ध शब्द, तो आध्यात्मिकता ही गलत लिखा है, आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। बाकी के ये फिर ठीक है। पराजयता और पराजय में ता लगा हुआ है, याद रखना, अकेला ता लगा है पराजय में, और यहां पर जनक लगा है संतोष में, तो ये दोनों तो सही है। ठीक है, केवल यही एक गलत है, तो विकल्प डी चुन लेना। और कैसे लिखते हैं? बड़े आ के साथ, क्योंकि शब्द जो होता है वो अध्यात्म होता है, और अध्यात्म में जब एक प्रत्यय जोड़ते हो, तो मैंने बताया है कि एक प्रत्यय जब लगेगा तो पहला स्वर बड़ा हो जाता है, तो बड़ा आ, ध्या वैसा का वैसा, आधा ता वैसा का वैसा, और ई की मात्रा जो है वो इधर से लग जाएगी और फिर का लग जाएगा। इस प्रकार से आध्यात्मिक शब्द बन जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तत्सम बताना है, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द बताना है। लोहार तो हिंदी शब्द है, कहार भी और सुनार भी, क्योंकि स्वर्णकार जो शब्द होता है ना, स्वर्णकार, वो उससे बनता है स्वर। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चर्मकार शब्द जो है, जो चमड़े के काम करते हैं, चर्मकार शब्द जो है वो संस्कृत का है, तो इसीलिए इसे हम क्या मान सकते हैं? इसे हम तत्सम मान सकते हैं। 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही शब्द बताना है, सही शब्द रूप है, उपयुक्त सभी है। अवधि और अवधि
कलश और कलश और दंपति और दंपति, है ना। तो ध्यान रखना यहां अगर सही शब्द रूप देखना है तो अवधि और अवधि लिखा है, कलश और कलश लिखा है, दंपति और दंपति लिखा है, एक ही सही है। ध्यान रखना इसमें ए नहीं लगाना है, क्योंकि दंपति शब्द दोनों अर्थ देख लो एक बार, केवल एक अशुद्ध एक शुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रख के करना है। जो दंपति शब्द लिख के दे रहा है वो उसको थोड़ा सा देख के करना है बस। अब देखो थोड़ी सी गलती हुई है, बाकी का तो सब सही है। कलश और कलश सही है, अवधि और अवधि सही है, इसमें थोड़ी सी गलती करी है, थोड़ी सी। दंपति और दंपति में थोड़ा सा अंतर किया है, एक्चुअल में शब्द दंपति और दाम्पत्य था, कोई बात नहीं। बाकी का इसका विकल्प ऑप्शन ए ही आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखना है दंपति और दंपति को, है ना। बाकी सब सही है, अवधि सही है, कलश और कलश भी सही है। इस अवधि का मतलब होता है समय और इसका मतलब होता है भाषा। इसका मतलब होता है कलश का मतलब जैसे पात्र होता है उसको कलश बोलते हैं, और इस कलश का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। दंपति, तो दंपति ये वाला सही होता है, ध्यान रखना ये वाला सही होता है दंपति। इसको बोलते हैं पति पत्नी का जोड़ा, ठीक है, पति पत्नी का जोड़ा। एक प्रश्न और देखिए, निम्नांकित में से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? विराम चिन्ह नहीं है अर्धविराम, संयोजक चिन्ह और अल्प विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह, है ना। तो विराम चिन्ह नहीं है, संयोजक चिन्ह दिया हुआ है, अल्प विराम, अर्धविराम और उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह होता है और संयोजक चिन्ह भी होता है और अल्प विराम भी, सॉरी ये भी होता है, क्या नाम है ये वाला भी, ठीक है। संयोजक चिन्ह नहीं कहते, एक्चुअल में जो यहां पर होना चाहिए था, जैसे योजक चिन्ह आता है, कभी भी अल्प विराम में यानी विराम चिन्हों में कभी भी संयोजक शब्द नहीं आता, योजक शब्द आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो विकल्प हम इसमें सी चुन लेंगे, ध्यान रखना। अल्प विराम कैसा होता है? अल्प विराम का मतलब हो गया कॉमा, अर्ध विराम का मतलब हो गया ऐसे और ऐसे, और दोहरा उद्धरण का मतलब हो गया ऐसे और ऐसे। इन चीजों को भी समझ लो, सीख लो अच्छे से। एक और प्रश्न देख लो एक बार। अनेकार्थी शब्द अक्ष का आशय क्या क्या नहीं होता? आपके सामने ऑप्शन है, चौसर का पासा लिखा है, भूतल, पहिया और आंख। तो ध्यान रखना अक्ष का मतलब क्या क्या नहीं होता, तो ध्यान रखना अक्ष का मतलब पहिया भी होता है, चौसर का पासा भी होता है और आंख भी होती है। बच्चा भूतल नहीं होता, विकल्प ऑप्शन ए चुन लेंगे, सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न देख लो, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो याद रखना बच्चे, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़कर आते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। तो विकल्प हम ऑप्शन बी लगाएंगे। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द के रूप में हम देखेंगे वैज्ञानिक, बहुज्ञ, व्याकरण और शास्त्रज्ञ। तो ध्यान रखना जो व्याकरण जानता हो ऐसे व्यक्ति के लिए एक हिंदी में शब्द आता है जिसे हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो विकल्प है वो हम ऑप्शन सी लगाएंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न काफी बार आया है और काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका एक्चुअल में इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है 1900। सन 1900 में ये पत्रिका पहली बार बनारस से प्रकाशित हुई, जिसको प्रकाशित किया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। लेकिन ये पत्रिका चल नहीं पाई तो उन्होंने बंद कर दी। 1903 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कहां से? इलाहाबाद से। वहीं से ये फेमस हुई और वहीं से इसका नाम चला। तभी से इनके संपादक के नाम के आगे क्या लग गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसका संपादन उन्होंने किया 1903 में। कहां से किया? इलाहाबाद से, जिसे वर्तमान में अब प्रयागराज की भूमि कहते हैं, संगम की भूमि कहते हैं। यह भी ध्यान रखना है। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ध्यान रखना चिदंबरा ऐसी पहली कृति थी जिसके लिए पहली बार हिंदी भाषा के किसी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और चिदंबरा कृति किसने लिखी थी? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जबकि अगर कोई पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मिला था जी शंकर कुरूप को, ठीक है। तो यहां पर कहीं सुमित्रानंदन पंत दिख जाए तो लगा देना, इनको मिला था शायद 68 में, 1968 के आसपास इनको मिला था, है ना। 65 में 68 में मिला था, 67 या 68 में, ठीक है, हाँ 1954 में। महान शब्द में त्व शब्द जोड़ने से शब्द क्या बनेगा? महत्व, महती, महनी या महत्ता। तो ध्यान रखना
शब्द क्या आ जाएगा, महत्व। क्या बनता है, महत्व बनता है। जैसे गुरु में जोड़ने पर गुरुत्व, नारी में जोड़ने पर नारित्व, ऐसे ही महान में जोड़ने पर महत्व शब्द बन जाता है, ध्यान रखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को और क्या संज्ञा दी है, तो ध्यान रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा इसे बीजपन काल, आदिकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वीरगाथा काल भी कहा और चारण काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ध्यान रखना ये शब्द किस भाषा का है, तो ये शब्द है फारसी भाषा का, विकल्प ऑप्शन बी के रूप में इसको चुन लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हिंदी किस भाषा का शब्द, अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो बता देना हिंदी भाई फारसी भाषा का शब्द है। ये काफी पहले पढ़ा चुका हूं, इसको गलत मत कर देना कि कहीं संस्कृत या कुछ और लगा दो। हिंदी किस भाषा का शब्द है तो बताना फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा, यानी फिर से एक बार संस्कृत शब्द के बारे में पूछा है। आंख तो बिल्कुल नहीं है, गांव भी नहीं है और पांव भी नहीं है, तो शब्द क्या है फिर, गृह। इसकी पहचान बड़ी अच्छी है, ध्यान रखना। अगर संस्कृत शब्द ढूंढ रहे हो ना तो देखना कि कहीं किसी स्वर पे री तो नहीं लगा, कहीं क्षेत्र और ज्ञा तो नहीं सजा। अगर ये शब्द कहीं दिख जाए, समझ रहे हो, ये कहीं दिख जाए, ये कहीं दिख जाए, ये शब्द कहीं दिख जाए, तो याद रखना वे संस्कृत के शब्दों में ही इनका प्रयोग होता है, ध्यान रखना। जैसे ऋतु, ठीक है, ग्रह, समझ रहे हो, ग्रह, इस प्रकार के शब्द होते हैं, उनको ध्यान रखना है बच्चे। तो चलो फाइनली दोस्तों आज की 38 प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो यहीं समाप्त होती है। आई होप सो कि आपको एक सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।